हेलो माय डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 का सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। दी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन सी हुई? ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल नेचर की नहीं है। बाकी सब कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी जो ट्रांजैक्शन रहेगी दैट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? ऐसी ट्रांजैक्शन जो कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटी को अल्टर करती हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को छोड़कर बाकी जो ट्रांजैक्शंस रह गई हैं दैट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। सेक्शन 5 कहता है एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड पर्सन। कोई भी पर्सन सेल कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए। ऑफ सच सेल और ड्रॉल इज ए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अगर उसने फॉरेन एक्सचेंज को सेल किया है, ड्रॉ किया है, बट उसका पर्पस क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को प्रोसीड करने के लिए, तो वो सेल कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रोविजन है, लेकिन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन सेक्शन 5 एक बात और ऐड करता है, वो क्या है? प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मी इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक impose such reasonable restrictions for current account transactions as may be prescribed। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके कुछ restrictions लगा भी सकती है। वैसे तो कोई restrictions नहीं है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस लगा भी सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अब रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, तो क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं? हाँ लगी हैं रेस्ट्रिक्शंस, देखते हैं वो कौन सी हैं। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में कहा गया है फर्स्ट इज विजिट टू नेपाल और भूटान, एनी ट्रांजेक्शन विद पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल और भूटान। हम नेपाल और भूटान घूमने गए या फिर वहाँ पे किसी पर्सन के साथ हमने कोई ट्रांजेक्शन की, पेमेंट किया, रिसीव किया, तो इसके लिए आप फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ नहीं कर सकते। बट वाई? नेपाल और भूटान के लिए क्यों? क्योंकि नेपाल और भूटान में इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल है। हम नेपाल और भूटान गए, हमने वहाँ पर कुछ पेमेंट करनी है, तो हम इंडियन करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो फॉरेन एक्सचेंज का हमारे पास रिजर्व पड़ा है उसे क्यों कम करते हो, जब इंडियन करेंसी वहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है। तो वहाँ पर वो अगर नेपाल और भूटान जाना है हमने, इस पर्पज़ के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ नहीं कर सकते। और हमें शेड्यूल दिए, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में शेड्यूल 1 में ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं। शेड्यूल 2 में ऐसी ट्रांजैक्शंस को रखा गया है जिनके लिए सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड है। और शेड्यूल 3 में ऐसी ट्रांजैक्शंस को रखा गया है जिसके लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल की नीड है। 1 बाई 1 को देखते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता है? ट्रांजेक्शन्स फॉर विच ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड। ऐसी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज हम ड्रॉ नहीं कर सकते। फर्स्ट वन इज रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स। अच्छा, जिसमें क्या कहा गया है? आप फॉरेनर हो, बाहर वहाँ से, या फिर परमानेंट, या फिर रेजिडेंट आउटसाइड इंडियन हो, सॉरी आउटसाइड इंडियन और रेजिडेंट, इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो लेकिन इंडियन ओरिजिन हो। आप इंडिया में घूमने आए, आपने लॉटरी में पैसा लगाया और लॉटरी आप जीत गए, तो वो पैसा आप बाहर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि वो हमारा लक है, इंडिया का लक है। आपने यहाँ पे रहकर पैसा जीता। लॉटरी से पैसा कैसे आता है? बाय लक, बाय चांस पैसा आता है। तो आप वो पैसा यहीं पर खर्च कर दिए, यहीं पर पैसा लगा दीजिए, वहाँ बाहर नहीं लेकर जा सकते। सेकेंड इज रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा ऑन एनी अदर हॉबी। वही यहाँ पर आप आए, आपने घोड़े की रेस हुई है या किसी भी आप अनदर हॉबीज़ है जो कि गैम्बलिंग नेचर की होती है, आपने उसमें पैसा लगाया और बाय चांस आप वो पैसा जीत गए, तो वो पैसा आप बाहर, इंडिया से बाहर लेकर नहीं जा सकते, आपको इंडिया में ही स्पेंड करना पड़ेगा। थर्ड वन इज रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड, प्रेस्क्राइब्ड मैगजीन, फुटबॉल, पूल्स एंड
स्वीट स्टेक्स। देखिए क्या है कि हम बाहर घूमने गए, हमने वो विड्रॉ की, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी विड्रॉ की, तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते लॉटरी टिकट्स को परचेज करने के लिए, या फिर बैंड प्रेस्क्राइब्ड मैगजीन, हम उनसे उस पैसे से, फॉरेन करेंसी से ऐसी मैगजीन्स नहीं खरीद सकते जो कि बैंड है। फुटबॉल पोल्स और स्वीट स्टिक में पैसा नहीं लगा सकते। फुटबॉल पोल्स क्या होता है, बैटिंग ऑन मैचेस बिटवीन डिफरेंट फुटबॉल क्लब, डिफरेंट फुटबॉल क्लब हैं, उनके बीच में मैच करवा रहे हैं, वहाँ पर पैसा नहीं लगा सकते। या फिर स्वीट स्टेक क्या होता है, ऐसी वेबसाइट जो गैम्बलिंग को प्रमोट करती है, जैसे कि रम्मी होती है, गैम्बलिंग नेचर की होती हैं, गैम्बलिंग को प्रमोट करती हैं, हम इन गेम्स में पैसा नहीं लगा सकते, तो ये क्या प्रोहिबिटेड है। फोर्थ वन इज पेमेंट ऑफ कमीशन इन फॉरेक्स ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडीज एब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी। आपका इंडिया में कोई बिजनेस है, आपकी कोई सब्सिडरी फॉरेन में है, मान लेते हैं यूएसए में है, एक्स लिमिटेड हमारी कंपनी है और वाई कॉरपोरेशन यूएसए में है, होली ऑन सब्सिडरी है एक्स लिमिटेड की। आपको वाई कंपनी से कोई ऑर्डर मिला, आपने इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट किया है वाई कंपनी को यूएसए में, तो देखिए वहाँ से कोई पैसा नहीं आ रहा, और क्या कर रही है एक्स लिमिटेड ने बदले में इक्विटी शेयर्स दे दिए हैं एक्स लिमिटेड को। तो एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप कमीशन नहीं दे सकते, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट वाई इनकॉर्पोरेशन को, वहाँ से पैसा तो आ नहीं रहा, जा अलग से रहा है, आप जाने भी नहीं दे सकते, नॉट अलाउड। आप किसी अपनी सब्सिडरी को, होली ऑन सब्सिडरी को, या फिर जॉइंट वेंचर नेचर की कोई कंपनी है, उसे आप कमीशन नहीं दे सकते, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कहता है रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। अब देखिए डिविडेंड बैलेंसिंग क्या मतलब है। एमएनसीज होती हैं जो बाहर फॉरेनर कंपनीज होती हैं जिनके पास ह्यूज कैपिटल होती हैं, वो इंडिया में आकर हमारी कंपनीज को परचेज कर लेती हैं, और इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया होता जितना वो बाहर ले जाती हैं। तो डिविडेंड बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है, इट मीन्स एग्रीगेट डिविडेंड टोटल ऑफ डिविडेंड रिमिटेड बाय इंडियन सब्सिडरी कंपनी टू इट्स फॉरेन होल्डिंग कंपनी। फॉरेन की कोई कंपनी, यूएसए की कोई कंपनी है, इंडिया में इसकी सब्सिडरी है, होल्डिंग कंपनी का है यूएसए में, उसने यहाँ पर आकर सब्सिडरी खोली, तो वो टोटल डिविडेंड, एग्रीगेट डिविडेंड इतना रिमिट नहीं कर सकते अपनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी में इन फर्स्ट 7 years shall not exceed the amount of initial investment made by foreign company in Indian subsidiary। इसका मीनिंग क्या है कि यूएसए की कंपनी ने यहाँ पर आकर पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, उसका टोटल वो हो गया, और 7 सालों में जितना उसका डिविडेंड बनेगा उसका टोटल कर लो, डिविडेंड उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 सालों का टोटल डिविडेंड इन्वेस्ट अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको इस कैलकुलेशन को हम बोलते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग। अगर कोई कंपनी है जिसका डिविडेंड बैलेंसिंग होना है तो वो कंपनी, सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड रेमिट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर रुपीज स्ट्रेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड तंबाकू। अब इसका मीनिंग क्या है, ये क्या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट्स के बीच में, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट है और यूएसए की गवर्नमेंट है। इंडिया के किसी पर्सन ने एक्सपोर्ट किया है यूएसए की किसी इंपोर्टर को, तो देखिए इसमें क्या है, जो यूएसए का इंपोर्टर है वो पेमेंट क्या करेगा, इंडिया के पर्सन एक्सपोर्टर को नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इंडिया के गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा डाल देगा। ऐसे ही अगर हम यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यूएसए के एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को पैसा नहीं देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यूएसए की गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज का ना तो इनफ्लो हो रहा है ना ही आउटफ्लो हो रहा है, तो इसे बोलते हैं रुपीज स्ट्रेट क्रेडिट रूट। जब गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इनिशिएट कर रही है अपनी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को बचाने के लिए, तो आप कमीशन नहीं दे सकते, आप ये कमीशन की कोई पेमेंट नहीं कर सकते ऑन द एक्सपोर्ट। लेकिन इसकी
कैप्शंस भी हैं, वो है 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑन टी एंड तंबाकू कमीशन। देखिए टी एंड तंबाकू क्या है, हमें बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिल रहा है, तो इसके केस में गवर्नमेंट ने थोड़ी सी छूट दी है कि टी और तंबाकू केस में आप 10% कमीशन दे सकते हो। हमें अपने इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करना है, टी और तंबाकू का बहुत टफ कंपटीशन है, उसको फेस करना है, तो 10% कमीशन तक की आपको छूट है। नेक्स्ट इज पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन। अब देखिए कॉल बैक सर्विस में क्या होता है, जैसे वो नंबर होते हैं 1800 -- उसमें क्या होता है, टोल फ्री नंबर होते हैं। अगर इसमें क्या है, बैलेंस किसका लगता है, रिसीवर का लगता है। जैसे कंपनीज होती हैं, हम कॉल करते हैं उनको तो हमारे पैसे नहीं लगेंगे, रिसीवर का लगता है। अगर आपने इंडिया में रहते हुए कॉल बैक सर्विस दी हुई है, फॉरनर का आपको फॉरनर कोई कॉल करेगा आपको, तो पैसे किसके लगेंगे, इंडिया के लगेंगे। हमारे फॉरेन एक्सचेंज जाएगी, हमारी रिजर्व कम होगा, तो आप ऐसी सर्विस दें ही ना। नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट स्कीम। देखिए जो हम सेविंग अकाउंट या फिर एफडी अकाउंट ओपन करवाते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे कि 7 और 7.5%। लेकिन जो फॉरेनर कंपनीज हैं, यहाँ पर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि जापान है, यूएसए है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है, नियर अबाउट 2 और 2.5% होती है। तो जो इंडियन क्या करते हैं, फॉरेनर क्या करते हैं, पैसा यहाँ पर इंडिया में क्या करते हैं, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें पैसा डाल देते हैं, ताकि इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा आएगी और फिर उसे हम बाद में रेमिट कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं कि जो इंटरेस्ट इनकम है आप उसे रेमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन्स विच रिक्वायर प्रियर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन फॉर ड्रॉयल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमने शेड्यूल 1 पढ़ा, उसके बाद शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 बताता है ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होगी, जैसे कि कल्चरल टूर हो गए, जिसके लिए हमें MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया। फॉरेन प्रिंट मीडिया में हमने ऐड देनी है, तो अगर बाय अदर्स कोई और दे रहा है, कोई और कौन सा हो गया, स्टेट गवर्नमेंट और PSU को छोड़कर, तो दे सकते हैं, अलाउड है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और PSU के लिए कहा गया है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है टूरिज्म को प्रमोट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इंटरनेशनल बिडिंग को प्रमोट करना, तो आपको अलाउड है। लेकिन अगर ये पर्पज़ नहीं है, अनदर पर्पज़ के लिए, तो 10,000 तक अलाउड है। $10,000 US तक आपको अलाउड है। इससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो प्रिंट मीडिया, फॉरेन के प्रिंट मीडिया में ऐड देने के लिए, तो इससे अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है PSU, आप क्यों कर रहे हो, आप फॉरेन करेंसी का रिजर्व क्यों कम कर रहे हो, $10,000 तक हम आपको अलाउड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अगर आप खर्चा करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड इज रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय ए PSU। कोई PSU या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आपने फॉरेन के वेजल्स यूज़ किए और उसके ऊपर फ्राइट दे रहे हो, तो वो आप रेमिट नहीं कर सकते, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने फॉरेन के वेजल क्यों यूज़ किए, इंडिया का वेजल क्यों नहीं यूज़ किया। फोर्थ है रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय TV चैनल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। देखिए आज तक की न्यूज़ हम क्या ना है फॉरेन में दिखाई जा रही है, TV चैनल्स पर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, आप उनको पैसा दे रहे हो, तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अप टू लिमिट अलाउड ओवर CG अप्रूवल। इसका मीनिंग क्या है, आपने एक्सपोर्ट किया तो वहाँ पर क्या है, आगे शिपिंग तो हो गया, लेकिन पोर्ट पर माल पड़ा है, जो फॉरेनर का मान लेते हैं मैंने USA में एक्सपोर्ट किया है,
तो इम्पोर्टर अभी लेने नहीं आया, वो माल वहाँ पे पड़ा है और वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने माल को जब्त कर लिया है। आप माल को छुड़वा नहीं गए, ठीक है। तो एक लिमिट तक तो अलाउड है कि आप इतने चार्जेस दे सकते हो, लेकिन अबव लिमिट, उस लिमिट से ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो, ज़्यादा पे कर रहे हो, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रोड बाय ए पर्सन अलाउड अप टू $1000 ओवर एंड अबव सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। देखिए जैसे कि सहारा होते हैं, सहारा कब ये दुबई में ऑर्गेनाइज करते हैं, वो स्पॉन्सरशिप लेते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और अगर आप ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और थ्रू प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप आपने $1000 तक खर्च कर दिए तो आपको अलाउड है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज prior approval is not required where payment is made out of funds held on RFC EEFC अकाउंट। अगर आप पेमेंट RFC और EEFC अकाउंट में से कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, शेड्यूल 2 ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, और शेड्यूल 3 में ऐसे ट्रांजैक्शंस को रखा गया है जिसमें हमें RBI की अप्रूवल चाहिए। देखते हैं वो कौन सी हैं। इसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2015। सबसे फर्स्ट है फॉर इंडिविजुअल के लिए कितनी हमें लिमिट दी गई है, $2.5 लाख तक आप खर्च कर सकते हो। लेकिन वो पर्पस कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, नेपाल और भूटान को छोड़कर आप कहीं भी घूमने गए, हनीमून पर गए या वैसे ही घूमने गए तो $2.5 लाख तक आप खर्चा कर सकते हो। 2.5 लाख तक के आप फॉरेन करेंसी विड्रॉ कर सकते हो। गिफ्ट देना है, डोनेशन देना है फॉरेन में किसी को, तो 2.5 लाख तक का आप गिफ्ट और डोनेशन दे सकते हो। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, आपने मेंटेनेंस खर्चा देना है, कोई अब्रॉड रह रहा है, आपको कोई क्लोज रिलेटिव है, या फिर आप बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंडिंग करने जा रहे हो, मेडिकल एक्सपेंसेस रिइम्बर्स कर रहे हो, या फिर आप किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, उसको एज ए कंपनी एज ए अटेंडेंट जा रहे हो, तो आप 2.5 लाख तक खर्चा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा कर रहे हो तो आपको RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, आप अब्रॉड में जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो 2.5 लाख तक की लिमिट है, या फिर स्टडीज़ अब्रॉड। लेकिन G और H के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट है, अगर कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हो जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्चा आ जाता है तो आप करवा सकते हो, 2.5 लाख की लिमिट तब अप्लाई नहीं होगी। स्टडीज़ अब्रॉड, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा महंगी एजुकेशन है तो वहाँ पे आप एजुकेशन ले सकते हो, तो आपके ऊपर 2.5 लाख की कोई लिमिट नहीं लगेगी। देखिए LPS बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अब इसका मीनिंग क्या है, LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जो हमें लिमिट दी गई है ना 2.5 लाख तक की इंडिविजुअल्स को, कि आप 2.5 लाख तक का खर्चा कर सकते हो। आप बाहर घूमने जा रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, तो 2.5 लाख तक की हमें लिमिट दी गई है। इस स्कीम को ही बोलते हैं LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स। जो हमने पढ़ा था वो था इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन इंडिविजुअल को छोड़कर कंपनीज हैं, ट्रस्ट हैं, उनके लिए क्या लिमिट है। देखिए अगर कोई कंपनी डोनेशन दे रही है, अगर कोई इंडिविजुअल डोनेशन दे रहा है तो कितना 2.5 लाख तक की वो फॉरेन करेंसी विड्रॉ कर सकता है, 2.5 लाख तक का डोनेशन दे सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी डोनेशन दे रही है तो देखिए एक्सीडिंग 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 ईयर्स, आपकी पिछले 3 साल की टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को एग्रीगेट करो, उसका 1% और $50 लाख, जो दोनों में से लेस होगा उतना तो अलाउड है, उतने तक का आप डोनेशन दे सकते हो। अगर इससे ऊपर का डोनेशन दे रहे हो तो आपको RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
नेक्स्ट है कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया एक्सीडिंग $25,000 और इनवॉर्ड रेमिटेंस विच एवरेज मोर। कोई यूएसए का पर्सन है जो क्या करेगा, गुड़गांव में आकर फ्लैट खरीदना चाहता है या प्लॉट खरीदना चाहता है, तो आपने किसी फॉरेन के डीलर को कहा कि उस जो इन्वेस्टर आ रहा है तो आप मेरी उससे डील करवा दे तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा। और कमीशन देखिए, कमीशन कितना होना चाहिए, $25,000 या फिर इनवॉर्ड रेमिटेंस, जो दोनों में से ज़्यादा होगा इतना तो अलाउड है। इतना कमीशन तो आप एजेंट को दे सकते हो, इन्वेस्टर्स को, ताकि वो कन्विंस कर सके आपका प्लॉट या फिर फ्लैट खरीदने के लिए। इससे ज़्यादा कमीशन आप नहीं दे सकते। देखिए जो ये LRS स्कीम हमने पढ़ी है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसकी जो कंज्यूमर इंडिविजुअल्स को जो लिमिट है वो कितनी है, 2.5 लाख। तो इसका मतलब क्या है, आप जनवरी में गए तब 2.5 लाख खर्च कराए, फरवरी में गए फिर 2.5 लाख खर्चा कराए, नहीं, 2.5 लाख लिमिट है पर पर्सन पर ईयर। आपको एक पर्सन एक साल में 2.5 लाख तक विड्रॉ कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आप जनवरी में गए और जनवरी में आप मान लेते हैं हनीमून पर गए या फिर घूमने गए, आप 1 लाख खर्च कराए, फिर आप मार्च में गए हो तो आप वहाँ पे तब 50,000 खर्च कराए, 50,000 खर्च कराए, तो कितना टोटल 1.5 लाख। अब बाकी जो ईयर मंथ्स रह गए तब आपके लिए लिमिट सिर्फ $1 लाख की रह गई है। टोटल आप एक साल में $2.5 लाख तक की फॉरेन करेंसी ही विड्रॉ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। दैट इज़ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो ये हमने पढ़ा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।